एसएससी जीडी की रीजनिंग की मैं आज आपको 14 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा और उसके अंदर टाइप बताऊंगा। जैसे देखो, पहला है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका इंपॉर्टेंट टाइप बनता है जैसे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, मिक्स कोडिंग और न्यू पैटर्न के कोडिंग। तो देखो ये 3-4 टाइप है इसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसी तरीके से मैं आपको पूरा 14 चैप्टर बताऊंगा और 14 चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बनते क्वेश्चन वो बताऊंगा, जिससे आप उन पर ज़्यादा रिविजन प्रैक्टिस कर सको और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि देखो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप सभी का स्कोर अगर 18+ नहीं आ रहा तो फिर आपके लिए मुश्किल है। देखो स्कोर क्या कैसे बढ़ाना है वो बताऊंगा। और रीजनिंग में आपके साथ क्या होता होगा कि रीजनिंग देखो मान लो कोडिंग डिकोडिंग सब्जेक्ट है और इसमें कम से कम 8-9 तरह की क्वेश्चन सॉल्व होती है। अब हमें निकालने में दिक्कत हो जाती है कि हाँ इसका कोडिंग डिकोडिंग क्या है, किस रोल से होगा। तो देखो इसके बारे में बताऊंगा कि आप क्या तरीका रहेगा जिससे रीजनिंग को फास्ट कर सके। क्योंकि देखो एग्जाम में सारा का सारा खेल टाइम का रहता है, तो वो मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। इसके लिए एक वीडियो बनाया था, पर मैं फिर से इसमें बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी अगर आपका कम नंबर भी आता है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी नंबर बढ़ जाता है। और अगर आपका ज़्यादा भी नंबर आए तो नंबर घट जाता है, यानी आप फेल हो सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होता है एग्जाम में। तो अगर इसको आप अच्छे से समझ गए नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो आपको एग्ज़ाम ईजी लगने लगेगा और खुद पे थोड़ा भरोसा लगने लगेगा कि हाँ मुझसे एग्ज़ाम निकल सकता है। अगर आप उतना पढ़े भी नहीं हो और अगर आपका लक साथ दे दे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो उसको मैं लास्ट में बताऊँगा। नॉर्मलाइजेशन के बहुत से फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। यानी नॉर्मलाइजेशन के फर्स्ट वीक में ज़्यादा अच्छा रहता है या लास्ट वीक में, यानी नंबर बढ़ने का कहाँ चांसेस रहता है वो बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको 14 चैप्टर बता देता हूँ और उसके इंपॉर्टेंट कहाँ से प्रैक्टिस करना है और कहाँ से लेक्चर कंप्लीट करना है वो भी बिल्कुल आसानी तरीके से बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, जिसका इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, वर्ड कोडिंग, मिक्सर कोडिंग और न्यू पैटर्न। फिर दूसरा टाइप आ जाता है सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जैसे नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और मिशन सीरीज जो टर्म्स आते हैं। तो सीरीज में ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप है, इस पर आपको ज़्यादा पढ़ना है। देखो पढ़ना आपको सभी है पर अभी एग्जाम के बहुत करीब है और रीजनिंग के चैप्टर देखा जाए तो 21 सिलेबस में 21 चैप्टर आपको पढ़ना है। लेकिन आप उस सबको छोड़ दीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 14 को पकड़ के चलिए। और ये सबको बता रहा हूँ, ये सबको ज़्यादा रिविजन प्रैक्टिस करना और इसको आप निकाल के अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लड रिलेशन, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ब्लड रिलेशन के इंपॉर्टेंट टाइप कैसे बन जाते हैं, देखो डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन जिससे आता है ना वो, और फिर एक आ जाता है फजल बेसिस जो मुहावरा जैसा देता है वो आ जाता है। फिर जनरेशन बेसिस आ जाता है कि कौन से जनरेशन से है, यानी हम नीचे जनरेशन में आ जाते हैं, हमारे ऊपर हमारे माता पिता, उसके बाद दादा दादी, तो ऐसे जनरेशन से क्वेश्चन बनता है। और कोडिंग ब्लड रिलेशन यानी हैशटैग दे देगा या स्टार दे देगा या शब्द में ए बी ऐसे करके देता है ना, जो ए मान लो हैशटैग और वो एक क्या नाम है उसका रिलेशन भाई बहन का, इस तरीके से देता है। बस 3-4 टॉपिक आप ब्लड रिलेशन पढ़िए, बाकी आप जितने टाइप का क्वेश्चन आता है छोड़ दीजिए। तो ये ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन आता है और जो आएगा यही 4 टॉपिक्स आएगा। फिर देखो अगला आ जाता है डाइस। तो डाइस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आ जाते हैं, देखो अपोजिट साइड्स जो आता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइस में। फिर एडजेसेंट फेस ये सब आ जाता है। फिर डाइस पेयर और सिंगल डबल डाइस। तो देखो काफ़ी ज़्यादा इसके में मैं ढूंढा हूँ। अगर आपको मैं एक बुक दूंगा जिसमें सारा ये प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके मैं निकाला हूँ, जो कि आपको अगर मैं दूंगा, अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरे पे तो मैं आपको बुक बोलोगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसमें आप खुद से देख के एनालिसिस कर लेना। हाँ आपका 1 से 2 घंटा लग जाएगा एनालिसिस करने में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन से टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, बस मुझ पर भरोसा रखिए और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब पे ज़्यादा रिविजन प्रैक्टिस करूँ। और फिर देखो अगला आ जाता है सेटिंग अरेंजमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट टाइप कौन कौन आ जाता है, देखो लीनियर अरेंजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। फिर सर्कुलर अरेंजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। फिर डायरेक्शन बेसिस सीटिंग ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिंपल फजल अरेंजमेंट ये सब इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें 5वां में ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर छठा आ जाता है वेन डायग्राम, जो कि वेन डायग्राम आप सभी को मैथ में भी पढ़े होंगे और वेन डायग्राम मैथ में भी आ चुका है। तो देखो इंपॉर्टेंट इसके टाइप कैसे होते हैं, 2 सेट डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है। फिर 3 सेट डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड डायग्राम, तो ये सब इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम में। तो ये सब को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और रिविजन करना है, ये नहीं कि आपको सिर्फ इसी पे ले के पढ़ जाना है। फिर अगला आ जाता है साइलोजियम। तो इसमें इंपॉर्टेंट टाइप कौन बन जाता है, देखो स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ऑल सम 2 नंबर ये सब इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है किसमें, साइलोजियम में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी बताऊंगा। देखो नॉर्मलाइजेशन का बात जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको लास्ट में बताऊंगा आराम से, क्योंकि पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और इसको फ्री में कंप्लीट कैसे करें और प्रैक्टिस हमें कैसे करना चाहिए वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अभी हमारा लगता है 18-19 दिन टाइम बचा है,
तो इस टाइम हमें क्या क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे दूंगा इसके ऊपर कि कितना घंटा आप पढ़ें और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। फिर 8वां टॉपिक हमारा आ जाता है मिरर और वाटर इमेज। इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी फिक्स है कि आना ही आना है। और मिरर इमेज ऑफ फिगर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वाटर इमेज ऑफ फिगर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अल्फ़ाबेट और नंबर इमेज ये सब इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है मिरर वाटर इमेज में। और नॉर्मल इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है पेपर फोल्डिंग काउंटिंग, जो पेपर फोल्ड करके जो काउंटिंग किया हो रहा था उसके बारे में। तो देखिए इसमें पेपर फोल्डिंग, होल पंचिंग और कटिंग पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब दे रहे हो तो इसमें ये मत समझ लेना कि हाँ सारा हमको इसी पढ़ना है, अलग नहीं। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो ये सब पे ज़्यादा रिवीजन करना, बाकी आप अदर भी पढ़ चुके तो वो सबको भी पढ़ना, लेकिन ये सब पे खास ध्यान रखना क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। फिर देखो 10वां चैप्टर आ जाता है फिगर सीरीज। इसमें सेट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर रोटेशन सीरीज, मिरर और मोमेंट सीरीज, तो ये सब देखो इंपॉर्टेंट टाइप इसमें आ जाते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको मैथ में भी बता दूंगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है। तो ये 2 सब्जेक्ट है मैं जो इंपॉर्टेंट टाइप रहता है वो दोनों को बता दूंगा। आज रीजनिंग का बता रहा हूँ, कल मैथ का बता दूंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो और आप मतलब अच्छे से एग्जाम दे पाओ। फिर 11वां आ जाता है फिगर कम्प्लीशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाता है मिशन पार्ट, पैटर्न कंप्लीशन, ये आ जाता है। फिर सेट मैचिंग, तो ये सब आ जाता है इंपॉर्टेंट 11वां में। फिर अब 12वां में देखते हैं 12वां स्टेटमेंट, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट टाइप कौन कौन सा आता है, ट्रू और फॉल्स काउंटिंग करने का आता है। और फिर लॉजिकल इन्फ्रेंस ये आ जाता है। फिर और ये सब इंपॉर्टेंट 12 में आ जाता है। फिर देखो 13वां में आ जाता है एनालॉजी। देखो एनालॉजी में आप अगर स्टैटिक जीके जीएस ये सब अच्छे से पढ़े होंगे तो एनालॉजी आपके लिए आसान है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पता है कैसे बनता है, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी और फिगर एनालॉजी। तो एनालॉजी भी अगर आप स्टैटिक जीके ये सब इसमें ज़्यादा आता है। और फिर 14वां चैप्टर आ जाता है क्लॉक कैलेंडर। तो देखो इसमें कैलेंडर आप कैलेंडर छोड़ ही दो, मतलब ये तो पूछा नहीं जाता, टीचर लोग बोलते हैं, पर इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसीलिए मैं इसको ला दिया था। इसमें इंपॉर्टेंट टाइप कौन आ जाता है, एंगल बिटवीन हैंड्स और टाइम गेन्स लॉस ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर डेट और कैलकुलेशन। तो ये जो 14वां चैप्टर है ना क्लॉक कैलेंडर, इसको सबसे लास्ट में रखना आप। तो ये तो थी सारी 14 इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। अब देखो आपको पढ़ना किस तरीके से है और कौन से एग्जाम आप से फिटिंग में ले और नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो आपको अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या कोई पैड बैच लियो तो उसी से ये सब चैप्टर निकाल के पढ़ना पैड बैच से। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ये सब पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना। और प्रैक्टिस सेट आप ये सुपर सेट से करो या सुपर सेट से आप काफ़ी आसान है क्योंकि ये 1 साल पुरानी, पर आप लेटेस्ट पैटर्न पे करना चाहते हो तो आप राहुल सर की ये वाली कर लेना। अगर आप कोई और टीचर को फॉलो कर रहे हो तो वही टीचर से करना, फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी पैड बैच है तो आप वहाँ से करें। बाकी ज़्यादा रिविजन एनालिसिस करना और रीजनिंग आपको 2 घंटा टाइम देना डेली, कम से कम 2 घंटा, 1.5 घंटा लेक्चर देखना और नहीं 2.5 घंटा कम से कम दो, 1 घंटा प्रैक्टिस और 1.5 घंटा लेक्चर। तो इस तरीके से आप सिलेबस इससे करो, यानी प्रैक्टिस करो। बाकी सिलेबस आप पैड बैच हो तो उसी से करना। अगर पैड बैच नहीं लिए हो, सिलेबस 0 हो तो फिर मुश्किल आपके लिए। और उसके लिए मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताने वाला हूँ आज जो सिलेबस कंप्लीट करे। मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेट बताया हूँ, वही दोनों में से आपको जो बेटर लगे उसे करना। और अगर आपको आज दूसरा प्रैक्टिस सेट करो तो उसी को करना, फिर इसको छोड़ देना। और आपको टाइमिंग बता दी, आपको बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में और आपको एग्जाम कब शिफ्टिंग करना चाहिए। तो आपको एग्जाम शिफ्ट करना है 27 या 28 तारीख को आप शिफ्ट करना, या 26 तारीख को, क्योंकि 24 से 25 को मैं दूंगा और एग्जाम देकर मैं आऊँगा तो आपको अच्छे से बताऊँगा, जिसके कारण आप और भी आसानी से एग्जाम दे पाओगे। तो आप जो 26 या 27 या 28 ये डेट आप एग्जाम रख लेना और इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। देखो नॉर्मलाइजेशन काम क्या करता है, जैसे शुरू में पेपर इजी आता है, नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलने का बढ़ने का चांसेस रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे आपका पेपर हार्ड हुआ तो आप क्वेश्चन कम सही कर पाओगे, यानी आपका स्कोर कम आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा। और अगर आपका पेपर आसान रहा और पेपर में आप ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका नंबर घटा दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन दोनों को इक्वल करके चलता है। तो नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा आपको हो सकता है। तो आप थोड़ा आप बेफिक्र रहें और अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करें। नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। तो आई थिंक सारा टॉपिक तो हो ही गया होगा, या 1-2 टॉपिक छूट गया होगा तो मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। 14 चैप्टर बताए हैं उसको आपको करना है, उसके अंदर जो टाइप बताए हैं उसको अच्छे से रिवीजन प्रैक्टिस करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं तो उसका भी रिवीजन करना है, उसको छोड़ना नहीं है, बस ये सबको ज़्यादा ध्यान देना है। आप कोई पैड बैच लिए हो तो पैड बैच से करो, और अगर पैड बैच नहीं है या पैड बैच जिसे कर्म आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फिर जो मैं शुरू में बताया था प्रैक्टिस है उससे करो। और नॉर्मलाइजेशन की डेट आप जैसे स्लॉट बुकिंग होंगी 1 से 2 दिन में, उसको आपको स्लॉट बुकिंग 26, 27, 28 ये 3 डेट के बीच में आपको करना है। जब भी करो ये 3 डेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और
चलो हो गया सारा टॉपिक, इसमें एक दो टॉपिक छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे शुरू में बताया मैथ का मैं बताऊंगा, तो उसी तरीके से इसमें कुछ छूटा होगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। और बाकी मेरी आवाज़ काफ़ी घरघराने जैसे आती हुई, क्योंकि माइक नहीं है जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा इको आता है, इसके लिए मुझे बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना पड़ता है। तो वीडियो आपको सही लगा होगा और मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको। ये जो दिख रहा है इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये मोस्ट ट्रेंडिंग चैप्टर है जो 12 दिख रहा है, इसको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसको मैं चूँकि इंस्टाग्राम पर भी डाला हूँ और इसकी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो SSC CGL का टारगेट कर रहे हैं तो वो ये ओसवाल बुक जैसे मैं मंगाया हूँ, इसको आप भी मंगा सकते हैं। अगर आपका टारगेट SSC CGL या और आगे दूसरा एग्जाम का है तो आप ये बुक ले लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक है तो मत लेना। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप मेरा कूपन कोड EDU आप अप्लाई करना, जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।